शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास परिवार में। जैसा कि मित्र आप सभी लोगों को पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव क्लास मैथ की चल रही है सभी एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए जिनके एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन आते हैं। और आज की दूसरी टॉपिक है संख्या पद्धति पर। और इसके पहले डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है कुछ टॉपिक पर संख्या पद्धति की। तो आज की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम बात करेंगे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना तथा अन्य कुछ टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। और कल के टॉपिक में हम काफ़ी चीज़ों के बारे में जान लिए हैं। हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्यता, विभाज्यता का नियम, सम विषम, ये सब हमने कल के टॉपिक में जाना है। और स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे पूरी डिस्क्रिप्टिव तरीके से अपनी टॉपिक को। और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट भी सॉल्व करेंगे जैसे ही हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है। तो आइए बात करते हैं संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या के इकाई के अंकों को लेकर आपस में गुणा करते हैं। यदि गुणनफल में कोई दहाई का अंक आ जाए तो उसका इकाई का अंक लेकर पुनः गुणा करते हैं। इस प्रकार अंत में प्राप्त संख्या का इकाई का अंक ही अभीष्ट इकाई का अंक कहलाता है। जैसे मैं ऊपर ही थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि मान लो आपको दिया गया है 125 गुणे 126 गुणे 13। तो आप क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए इन सभी गुणनफल में दी गई संख्याओं के इकाई का अंक आपको बताइए, आप इकाई का अंक बताइए, तो आप क्या करेंगे, इनके इकाई के अंक को आप लेंगे। ठीक है, तो ये कई संख्या हैं तो इनके इकाई का अंक आप जब लेंगे तो ये 13 में इकाई का अंक आपको 3 मिलेगा, 126 में आपको इकाई के स्थान पर 6 मिलेगा, तो साथ में इसको गुणा में रखिए, फिर गुणे का चिन्ह लगाइए, 125 में आपको इकाई के स्थान पर 5 मिलेगा। आप जब इन तीनों अंकों का गुणा करेंगे जो इकाई के स्थान पर हैं सभी दी गई बड़ी संख्याओं में, ऐसे ही कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो आप क्या करेंगे, कह रहा है पुनः इन सभी संख्याओं का आप गुणा करिए। तो 6 पंचे 30 और 30 तियाँ हो जाएगा 90। तो अगर फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें भैया इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बताएंगे इसमें इकाई के स्थान पे क्या है, 0। तो इन सभी संख्याओं में इकाई का अंक जो आप बताएंगे वो होगा 0। ठीक है, इन सभी बड़ी संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आइए आगे हम बात करते हैं और सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन को। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ आज की बहुत ही विशेष टॉपिक। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हमने रखा है यहाँ पे एक लंबा सा क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें दिया गया है 674, 218, 437, 513 में इकाई का अंक आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि जो संख्याएं दी गई हैं इनके इकाई के स्थान पे जो अंक है उनको लीजिए, अगर गुणा में है तो गुणा करिए। तो 3 आप लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 4 लेंगे, यानी 4, 8, 7, 3 में इकाई का अंक आपको बताना है। तो इन सभी में आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 8 चौक 32 और 7 त्रिक 21। अलग अलग गुणा कर लीजिए दो दो संख्याओं का, 4 संख्या दी गई है। तो फिर क्या करेंगे, आप इनमें जो है इन संख्याओं में इकाई के स्थान वाले अंक आप लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 32 में इकाई के स्थान पर है 2 और 21 में इकाई के स्थान पर है 1। तो आप फिर पुनः 2 और 1 का गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2, यानी इकाई के स्थान पे आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। यानी इस पूरी संख्या में अगर इकाई का अंक निकालना हो आपको तो पीछे इकाई के स्थान पर दी गई संख्याओं का आपस में आप गुणा कराइए, फिर इकाई का अंक आप वहाँ से बता सकते हैं इसी प्रोसीजर से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप और सरल तरीके से। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हाँ, ये बात करते हैं घातीय रूप की संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। आप समझिएगा, यदि कोई संख्या दी गई है और उसके इकाई का अंक क्या है, 6, 0, 1, 5,
आपको याद रखना है 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या की इकाई का अंक, जैसे ये इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इसको घात में लिखा गया है, इसमें इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इसके जो नीचे से आधार है, आधार में जो संख्या दी गई है वो उसकी इकाई का अंक 6 है या फिर 0 है, फिर 1 है या 5 है। तो अगर ये कोई भी संख्या यहाँ पे ये इतनी कोई भी संख्या मिलती है आधार में इकाई के स्थान पर, तो आप उस पूरी संख्या की इकाई का अंक कितना लिखेंगे, जो संख्या दी गई रहेगी 0, 1, 5, 6 तो यहाँ पे 6 दी गई इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट हम 6 लिख देंगे। कुछ नहीं हमको निकालना है, चाहे जितनी घात दी गई हमको घात से कोई लेना देना नहीं है। बस हमको ये चेक करना है कि आधार में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर है 0 है तो हम 0 लिखेंगे इकाई का अंक, 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6। देखिए यहाँ पे 6 है तो हमने इकाई का अंक 6 लिख दिया। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। घात में जब इकाई का अंक आपको ज्ञात करेंगे आप, यदि दी गई संख्या का दूसरे नंबर पे यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 2 हो, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 2 हो तो उसकी घात को 4 से भाग देकर 2 की घात 4 के रूप में लिखते हैं तथा सरल करते हैं। अर्थात कैसे क्या करते हैं भैया, जैसे किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 2 दिया गया हो तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 2 की घात 4 में इकाई का अंक, जैसे 2 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होगा, आप 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, कितनी बार, 4 बार। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कितना प्राप्त हुआ आपको 16। तो 16 में इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है, तो यहाँ से आपको 6 मिल गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक इसी स्टेप में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको दिया गया है 5 गुणे 7 सॉरी 572 की घात 443। अब क्या करना आपको, इकाई के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 2 है। आधार में इकाई के स्थान पे 572 में इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। में इकाई का अंक जब आपको निकालना रहेगा तो आप 2 को लेंगे और इसकी पूरी की घात कितना लिखेंगे, 443। ठीक है, 2 को उठाएं, पूरी घात 443, आगे की संख्या से हमसे कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक आप निकालेंगे तो क्या करेंगे आप आप जो है इसको 2 की घात 4 में परिवर्तित करेंगे। जब आप इसको 2 की घात 4 में लिखेंगे, यानी 2 की घात जब आप 4 लिख देंगे तो क्या करेंगे आप, पूरी संख्या में ये जो पूरी घात है इसमें आप 4 से भाग भी दे देंगे। एक चीज़ आप समझिएगा, किसी चीज़ की अगर घात यहाँ हमने 2 की घात बढ़ाई है तो हमने 4 से जब भाग भी दे देंगे हम घात में तो ये 4 4 आपस में कट जाएगा, पुनः आपको यही चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने 2 की घात जो 4 बढ़ाई है तो हमने 4 से पूरी घात में भाग दिया है। ये चीज़ आपको भी करते रहना है, यही चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, जब 4 से आप भाग देंगे तो 4 एकम 4 यहाँ से कटेगा ना, तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, जब 4 से आप 443 में भाग देंगे तो 1 1 0 प्राप्त होगा। ठीक है, 1 1 0 यानी 110, और क्या होगा 110, और यानी फिर 3 बच रहा है। देखिए यहाँ से जब 443 में आप 4 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 2 की घात 4 है, इस पूरे की घात ये चीज़ है, तो ये कितनी बार जाएगा, 110 बार जाएगा, लेकिन 3 बच रही है घात, तो हम गुणे 2 की घात 3 फिर इसको कर देंगे, क्योंकि वो 2 की घात ही तो है। तो यही चीज़ देखिए हुआ है, 2 की घात 4 और 4 से भाग दिए तो ये 110 बार गया, लेकिन 3 4 से नहीं कटा, तो हम गुणे 2 की घात 3 कर देंगे। फिर हम इसमें इकाई का अंक जब हम निकालेंगे तो हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो क्या है, 2 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा मित्र, 2 की घात 3 का मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से 8 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपको 8 प्राप्त हुआ, और 8 छक 48 और 2 की घात 3, तो यहाँ से आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। और 6 कहाँ से प्राप्त हुआ, 6 की अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस तरह से अगर आप नहीं करना चाहते इसको तो आप एक तरीका और कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या दी गई हो, ठीक है, उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, और 4 से भाग आपने ये दिया, ये चीज़ देखिए 43, ये जो प्राप्त हुआ है 43 कहाँ से प्राप्त हुआ है, 43/3, ये लास्ट की जो संख्या दी गई है इसमें आप 4 से भाग दीजिए। ठीक है, शेष कितना बच रहा है, 3, यानी 2 की घात 3, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो अंक इकाई क्या कितना बच जाएगा, 8। और इन सब चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है, 6 का कोई मतलब नहीं है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट की संख्या हम लेते हैं इसमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना, देखिए इसमें क्या करना है, ये इतना स्टेप फॉलो नहीं करना है आपको। इसी पूरी संख्या के लास्ट के 2 अंक में आपको 4 से भाग देना है, जो शेष बच जाता है उसी को आप गुणा कर देंगे, यानी शेष बच रहा है 2 की घात 3,
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी इकाई का अंक इसमें 8 हो जाएगा। अगर 2 संख्या आती तो जो इकाई के स्थान पे होता वही इकाई का अंक हो जाता। इसी प्रकार इकाई के अंक 4 तथा 8 वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, अर्थात 4 की घात 4 में इकाई का अंक 8 की घात 4 में इकाई का अंक 6 होगा। यानी 4 की घात अगर 4 होगा तो आप 4 गुणे 4 करिए, 4 4 4 गुणा करेंगे तो कुछ 2-3 अंक जो प्राप्त होगा उसमें पीछे वाली अंक यानी इकाई के स्थान पर 6 होगा और 8 वाले में भी इकाई के स्थान पर ही 6 होगा। यदि दी गई संख्याओं में इकाई का अंक 3 या 5 हो तो उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही सरल करते हैं, परंतु 3 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होगा, 4 की घात 7 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। यानी आप 3 की घात 4 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आप करेंगे, 3 3 9 3 27 और 27 यहाँ कितना होता है 27 में आप 3 से गुणा करिए। देखिए 7 तिरिक 21 के 1 हाथ से लाए 2 और 3 दूनी 6 7 8 81 प्राप्त हुआ। तो 81 में इकाई का अंक कितना होगा, 1 हुआ। लेकिन 7 की घात अगर 4 भी लिखा है 7 की पावर कुछ तो उसमें भी इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। आइए आगे बात करते हैं। यदि दी गई संख्याओं में इकाई का अंक 9 है तो घात विषम होने पर इकाई का अंक 9 तथा घात सम होने पर इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। देखिए अगर कोई भी संख्या की आधार के इकाई का अंक क्या है 9 है तो इसकी घात अगर यहाँ पे देखिए ये सम है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जो लास्ट का पीछे का 2 अंक है ये 2 से अगर कट जा रहा है, अगर पीछे का अंक 2 से नहीं कट रहा है तो इसकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसकी इकाई का अंक 1 होगा। सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा, अन्यथा वही संख्या इकाई के अंक पर हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या 9 रहेगी। घात सम है, घात विषम होने पर। थोड़ी सी हम बात करते हैं थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, आप इससे उम्मीद करते हैं समझ आएंगे। जैसे देखिए अगर आपको कहीं दिया गया है 122 की घात, अगर आपको कहीं 13 लिखा गया है 122 की घात 13 तो आप क्या करेंगे मित्र, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ 4 से भाग देंगे किसमें, 13 में। यानी जो घात दिया गया उसमें आप 13 से भाग देंगे, 13 में आप 4 से भाग देंगे। ये घात है इसमें आप 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 तिहाई गया, 3 बार गया तो कितना होगा, 12 प्राप्त हुआ। कितना मिला आपको शेष, 1 मिला। घटाएंगे जब तो हम क्या करेंगे, ये जो इकाई के स्थान पे है इसी की घात हम 1 लिख देंगे। 1 जब हम लिखेंगे तो 2 की घात 1 का मतलब होता है 2। ठीक है, तो इकाई का अंक यहाँ पे आपको इस संख्या में पूरे में कितना मिल जाएगा, 2। यानी जब किसी भी संख्या के आधार 2 हो तो उसमें क्या करते हैं, उस पूरी घात में हम 4 से भाग देते हैं किसी भी संख्या। और फिर अगर 8 हो तब भी, जैसे अगर आपको लिखा गया है 1 2 8 पूरे की घात अगर मान लो 38 लिखा गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप 38 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 4 5 26 4 छक 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 दहा में आप करेंगे तो 40 होगा, 4 9 हम 36 6 7 8 यानी कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 2 बच रहा है तो आप आधार कितना है 8, 8 की घात कितना करेंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 8 की घात 2 मतलब 8 गुणे 8 यानी 8 28 64, 64 मिला। तो इकाई के स्थान पे कितना है 4, तो इसमें कितना प्राप्त हो जाएगा, इकाई के स्थान पे 4। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर दिया रहे कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे मान लो अगर 9 दिया गया हो तो 9 का कोई इतना लंबा झाम करना ही नहीं है। जैसे मान लो दिया गया है, समझते रहिए एकदम शॉर्ट में अपना मेथड बता रहा हूँ, 4 4 9 दिया गया है, मान लो ये 9 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ये कह रहे थे फालतू, तो इसमें क्या करना है आपको, आपको क्या है, जैसे 9 की घात कुछ दी हुई 53 दी गई हो मान लो, या कोई बड़ी संख्या दी गई, मैं छोटी छोटी संख्या ले रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो इसमें आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से जब आप भाग देंगे तो 4 1 कम 4, देखिए ऐसे ही थोड़ा सिंपली भाग देते हैं। 53 है तो 53 है, 53 में आप जब 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4, फिर यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, 13 उठा लेंगे, 4 तिहाई गया 12, तो 12 पर तो फिर शेष 1 बचा, शेष 1 बचा। तो यहाँ पे आधार कितना था, हमने रखा था कितना, 449 रखा था हमने, 4 4 9 हमने रखा था, फिर इसकी घात हमने 53 किया था, तो 53 में हम 4 से भाग दिए तो हमको शेष 1 मिला। फिर हम इसी को इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान को उठाएंगे जो संख्या है आधार में, तो इकाई के स्थान पे 9 है, 9 की घात 1 करेंगे यानी 9 हो, 9 की घात 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको करना है कि सभी संख्याओं में 4 से भाग देना, जो शेष बचेगा इकाई के स्थान पे जो संख्या होगी उसी पे वो घात चढ़ा के इसके बाद गुणा करके इकाई का स्थान आपको बता देना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है मित्र, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने तरीके से देखो शॉर्टकट में बता दिया। 7 की घात 71 और 6 की घात 63 गुणे 3 की घात 65 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। तो मित्र आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एक चीज़ देखना है
कि सभी की घातों में आप 4 से भाग दीजिए। तो 7 की घात में 71 में जब आप 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो 7 की घात पे चढ़ा के इस पर गुणा कर देंगे। 63 में आप 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से 65 में आप सब में 4 से भाग दीजिए। आइए थोड़ा हल देखते हैं। तो 7 की घात 71, 7 की घात 63, 60 की घात 65 में इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ा गया है, देखिए इसको तोड़ा गया है। 7 की घात 4 × 17 + 3 में, 15 × 4 + 3, फिर 3 की घात 16 × 4 + 1 में इकाई का अंक। फिर क्या किया गया है? 7 की घात 4, 6 की घात 4, 3 की घात 4, मतलब घात बराबर करने के लिए तोड़ा गया सबको। फिर इसमें × 7 की घात 3, फिर इसमें × 6 की घात 3, फिर इसमें × 3 में इकाई का अंक। फिर इसमें क्या हुआ है? इनकी जगह 1, 6, फिर 1 क्या हुआ? 1, ये पूरा गुणा करने पर कितना मिला? 343। यहाँ से आपको 6, ये 216, ये 1, 3। फिर ये सब इतना लंबा झाम आपको करने की कुछ नहीं ज़रूरत है। आपको देखो क्या करना है, ये संख्या इस तरह से पूरा दी गई है, चाहे जो घात वाली दी गई है। आप सीधे सीधे 71 को लीजिए, 71, 70, 1 मिनट, 71 लीजिए आप, 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। सिंपल तरीका। अब 4 से आप भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, पहले एक बार जाएगा तो 4 एकम 4, 4 3 7, यानी 3 ये और 1 ये उतर जाएगा, क्योंकि ये 4 से संख्या छोटी है। 4 6 24, 4 7 28 और 4 8 32 हो जाएगा, यानी 4 7 28 बार ही जाएगा, तो 28, 29, 30, 31, यानी कितना बच रहा है यहाँ पे? शेष 3। अब 3 शेष बच रहा है, तो आप 7 की घात 3 कर दीजिए, सिंपल। 7 की घात 3 आप करेंगे तो 7 × 7 × 7 3 बार, तो कितना प्राप्त हुआ? 7 7 49, कितना प्राप्त हुआ? 7 7 49 गुणे आप 7 करें, 7 9 63 के 6 हासिल आए 3, और 7 चौक 28 और 3 29, 30 और 31, यानी 316 प्राप्त हुआ। यहाँ से आपको इकाई का अंक 6 मिल गया, यानी 7 की घात 71 से आपको इकाई का अंक 6 मिला। फिर क्या करेंगे? आप यहाँ 6 रख देंगे केवल, फिर यहाँ भी 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा 6 की घात पर चढ़ाएंगे। इसके बाद गुणा करने के बाद इकाई का स्थान लेंगे, फिर यहाँ गुणा के साथ उस संख्या को लिखेंगे। फिर 65 में भी आप 4 से भाग देंगे, शेष जो बचेगा। देखिए मित्र, ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये वाला स्टेप और भी आप समझ नहीं पाएंगे तोड़ने वाला। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से ऐसे होता है कि घात में 4 से भाग दीजिए, जो शेष बच रहा है, शेष को जो आधार है, आधार के इकाई के अंक पे वही घात शेष वाला चढ़ा दीजिए। गुणा करके इकाई के स्थान पे जो आए, फिर उसको पूरा सभी के स्थान पे रख के गुणा करिए, फिर उसमें जो इकाई का स्थान आएगा वही मान होगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। संख्याओं पर भाग की संक्रिया। आइए बात करते हैं संख्याओं पर भाग की संक्रिया के बारे में। माना संख्या A को संख्या B से भाग। देखिए, अगर आप इसमें सही समझ नहीं पाए चीज़ों को, तो मैं अगली स्टेप में जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम इस तरह के कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 20-30 क्वेश्चन है, सबको सॉल्व कराएंगे। तो वहाँ हम अच्छे से आपको इस चीज़ को बताएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा यहाँ पे। अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो हम जैसे ही हमारी सेशन आज ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद अगली टॉपिक, तीसरी वाली टॉपिक जो संख्या पद्धति की होगी, वो प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो उसमें चीज़ें जो आप नहीं समझ पाए वो चीज़ को अच्छे तरीके से बताया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव तरीके से, एक एक पॉइंट के बारे में। हालांकि हमने इसमें बता दिया है, आप इसको करिएगा। हमने इसलिए पूरा यहाँ पे नहीं बताया ताकि आप इसको खुद करिए जो चीज़ें हमने बताया है, और ताकि प्रैक्टिस वाले जब क्लास चले तो वहाँ पे आप अच्छा कर सकें। आइए हम बात करते हैं संख्याओं पर भाग की संक्रिया के बारे में। तो माना A को संख्या B से भाग देने पर प्राप्त भागफल x तथा शेषफल y है, जहाँ b ≠ 0 तथा a बराबर bx + y, और 0 जो है वो y से छोटा है लेकिन y b से भी छोटा है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये आपको पता होगा कि भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक और भागफल के गुणा करिए प्लस उसमें शेष जोड़िए तो भाज्य प्राप्त होता है, यानी जिसमें भाग दिया जाता है, ये बीच वाली, ठीक है। भाज्य ए वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है, यानी जिसमें भाग दिया जाता है इसी को हम भाज्य बोलते हैं, जो बीच में होता है। भाजक वह संख्या जिससे भाग दिया जाता है, यानी जो यहाँ होता है वो भाजक होता है, जिससे भाग देते हैं। भागफल आपको प्राप्त पता होगा, यहाँ जो होता है, ये जो भाग का चिन्ह लगता है यहाँ जो होता है भागफल होता है, शेष यहाँ पे नीचे लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे इसी स्टेप में जब हम बात करेंगे तो योग पर आधारित प्रश्न हम बात करेंगे। योग पर आधारित महत्वपूर्ण नियम जो हैं वो नियमों के बारे में जानेंगे, सूत्र, और कल हम इन्हीं टॉपिक से संबंधित जो वो होंगे क्वेश्चन, उनसे चर्चा करेंगे। जैसे
योग पर आधारित महत्वपूर्ण नियम जो है, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे आपसे कहीं पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1/2। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, हम यहीं पे बता दे रहे हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे, आपको दिया रहेगा 1 + 2 + 3, ठीक है, डॉट 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 प्लस n। आपसे पूछा जाएगा प्लस n की जगह मान लो 100 दे दिया गया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इन प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ के बताइए भैया कितना होगा। देखिए फिर से हम लिखते हैं अच्छे से, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 100 प्लस का 100। आपसे पूछा जाएगा इन संख्याओं को भैया जोड़िए और बताइए कितना प्राप्त होगा। तो प्राकृतिक संख्या इसी को बोला जाता है, दी गई प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। क्यों प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, क्योंकि आपको हमने पढ़ा चुके हैं हम पिछली क्लास में कि 1 से शुरू होती प्राकृतिक संख्या और 0 से शुरू होती पूर्ण संख्या। तो ये 1 से स्टार्ट हो रही हैं और 100 तक जा रही हैं और क्रमिक रूप से जा रही हैं, तो इसी को हम इसलिए बोलते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं का आप योग बताइए जो 1 से लेकर 100 तक संख्या दी गई है। तुरंत आप झट से फार्मूला लगाएंगे n, ये वाला फार्मूला n + 1/2, यानी n की जगह क्या दिया गया है मित्र, n की जगह पीछे जो लास्ट में संख्या दी गई थी 100 गुणे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 100 + 1/2, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101 गुणे 100 हो जाएगा। और 101 गुणे 100 जब करेंगे आप, इसके बाद 2 से जब आप भाग दे देंगे तो आपको मिलेगा 50-50, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर आता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। फिर उसी तरीके से आप लिखेंगे सम प्राकृतिक संख्या क्या दिया रहेगा, आपको हमने बताई थी सम की श्रेणी कैसे बनती है। सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। आपको दिया रहेगा 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, फिर दिया रहेगा मान लो +100। आपसे पूछा रहेगा दी गई सम संख्या, देखिए सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4 क्रमिक रूप से चलती है, यानी जो 2 से कट जाती है वही सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्याओं का जब योग पूछा जाएगा तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, n + 1। n की जगह क्या है 100 है, 100 और उसके बाद 100 + 1, यानी 101 में आप 100 से गुणा करेंगे। तो 101 में जब आप 100 से गुणा करेंगे मित्र, ठीक है, 101 में आप 100 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे प्राकृतिक सॉरी एक चीज़ हम गड़बड़ कर दिए। यहाँ पे 2 से संख्याएं स्टार्ट हो रही है ना, सम की जब बात की जाएगी तो मित्र 2, 4, 6 डॉट 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 100 तक। लेकिन n की जब बात की जाएगी तो n कितना प्राप्त होगा, n मतलब टोटल नंबर। और आपको पता है एक संख्या छोड़ के एक संख्या चल रही है ना सम संख्या में, तो एक संख्या छोड़ के एक संख्या चल रही है, यानी जब आप 2 से लेकर 100 तक लिखेंगे, 100 तक अंक लिखेंगे, तो मित्र एक आप छोड़ रहे हैं एक ले रहे हैं, तो आप 85 अंक तो आपको मिलेगा, 50 अंक मिलेगा। तो n का मतलब होता है टोटल नंबर, तो यहाँ पे 50 होगा ना कि 100, भी तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो n की जगह आप 50 रखेंगे, फिर n + 1 की जगह आप 50 + 1 रखेंगे, ठीक है। 50 + 1 यानी 51 गुणे आप 50 करेंगे, तो 51 गुणे 50 जब आप करेंगे तो 25 और 50 आपको मिलेगा, यानी 2550 मिलेगा। ये होती है सम संख्या 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग। आगे ये फार्मूला लगता है उसका सम संख्याओं के योग का, n + 1, और n होता है टोटल साफ नंबर, कितने संख्या दी गई है। यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ था, कोई गैप नहीं था, इसलिए हम 100 रखे थे। यहाँ सम संख्या 2 से स्टार्ट होती, प्राकृतिक संख्या 1 से, सम संख्या 2 से गैप करके एक चलती है, इसलिए यहाँ पे 50 है नंबर होगा, यानी n का मान 50 होगा। आइए हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे तो आगे हमारा दिया गया है एक से संख्या n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। फिर 1 से संख्या n तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे n/2, फिर ब्रैकेट में 1 + 2। 1 से मतलब क्या कह रहा, सेम वही चीज़ बुद्धू बना रहा, यानी आप कोई संख्या ना छोड़िए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए। तो भैया जब ये आप ले लेंगे पूरा तो चीज़ वही प्राप्त होगी, n की वैल्यू यहाँ 100 प्राप्त होगी, बटे 2 हो जाएगा, तो फिर वही 50 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब वही हुआ, लेकिन यहाँ 1 शामिल किया गया था, इसलिए जब 1 से बोला जाएगा तो आप वहाँ तुरंत लगा देंगे n/2 और फिर ब्रैकेट में n/2 + 1, यानी यही चीज़ घूम फिर के आएगा, ठीक है, सम की बात जब होगी। आइए हम बात करते हैं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मित्र जब कभी विषम प्राकृतिक संख्या का योग दिया गया, विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 ऐसे ही दिया रहेगा विषम में। तो आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है, जैसे दिया गया है, मान लो आपको n की घात 2,
इसको लिखा जाता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n की घात 2। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया रहेगा 1 + 3, ये विषम संख्या है क्योंकि 2 से नहीं कट रहा, +5 + 7 कितनी संख्या हो रही है मित्र, काउंट करिए 1 2 3 4, तो आप इसको लिखेंगे 4 की घात 2 क्योंकि n की घात 2 होता है विषम संख्याओं का योग। 4 की घात 2 मतलब 4 × 4 यानी कितना, 16 आपको प्राप्त हो जाएगा। किसका मान 16 प्राप्त होगा, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी जितनी विषम संख्या दी गई है, विषम संख्या हमने पिछली क्लास में बताया 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 एक छोड़ के चलता है, और n की वैल्यू आप उतने लिखेंगे जितनी संख्या दी गई हो। आगे बात करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो मित्र आपको पता होना चाहिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जब आप फार्मूला लगाएंगे तो n+1 2n+1/6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट लगाइए। और इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं आइए उसकी बात करते हैं हम। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, जैसे a की घात 2 + 2 की घात 2 + 3 की घात 2 मान लो दिया गया, प्लस ... 10 की घात 2 दे दी गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि 1 से लेके क्रमिक रूप से चल रहा है और 10 तक चल रहा है, तो यानी कितनी संख्याएं हैं टोटल, 10 नंबर्स। आप टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 हैं। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 10, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रखेंगे, तो यहाँ 10 रखें, 10 × 10 प्लस, ये देखिए इसी सूत्र में रख रहे हैं, 10 × 10 + 1, फिर यह क्या है 2, देखिए सही से रखते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, ये देखो 10 हो जाएगा, इसी में पूरा रखेंगे, इसी में, तो 10 फिर ब्रैकेट में 10 + 1, n की जगह 10 रखना है, फिर ब्रैकेट में 2 × 10 फिर +1 कर देंगे आप, ठीक है। इसको अपान करेंगे कितना भैया, 6 से, यही फार्मूला हम जो रखे थे यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 × 1 = 11 हो जाएगा, यानी 10 × 11, यहाँ से आपको कितना प्राप्त हो जाएगा मित्र, 21, क्योंकि 10 दूनी 20 और 1 21, यानी ×21 बटे कितना हो जाएगा 6। ये पूरा आप जब गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 385 प्राप्त होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना, यही फार्मूला आप लगाएंगे। हमने बता दिया किस तरह से क्वेश्चन आता है, 1 से लेकर 10 तक सभी पे वर्ग किया रहेगा, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या दी रहेगी 1 2 3 4 5, उसी का वर्ग किया रहेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 का घन का मतलब होता है घात 3, यानी 1 की घात 3 + 2 की घात 3 + 3 की घात 3 ... अगर यही चीज़ आपको दे दिया गया, हम ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, ... 6 की घात 3, तो आप यहाँ का क्या करेंगे, n की जगह आप 6 लिखेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं, 6 संख्या दी गई, हमने 6 तक लिया है तो 6 लिखेंगे, यही इसी में रखना है 6, फिर 6 + 1, ठीक है, फिर बटे क्या है, पूरे की बटे 2, पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, ये देखिए पूरे की घात 2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6 1 7 और 7 छक 42, 42 बटे 2, 42 बटे 2 का मतलब होता है मित्र 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 21, यानी 21 की घात 2, ये पूरा घात 2 लगा है ना, अंदर 21 आया, तो 21 की घात 2 जब आप करेंगे तो 21 × 21 आप करेंगे तो आपको 441 आपको यहाँ से उत्तर प्राप्त होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा इस पर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव एक विषम संख्या होती है जो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होती है। देखिए आप इसको समझने वाली बात है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे दो क्रमागत संख्या दी गई है, जैसे 1 दिया गया है फिर 2 दिया गया है, इनके क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 का योग 1 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, सदैव एक विषम संख्या बनती है। जब आप दोनों को जोड़िए तो कितना बना 5, और 5 क्या है विषम संख्या। विषम संख्या क्यों, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। जो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होती है, दोनों संख्या के योग के, यानी जोड़ दिए तो किसके बराबर 5 के, और ये है विषम संख्या। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे थे। तो मित्र एक उदाहरण हम लेंगे, 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। तो यही एक उदाहरण के बाद आज की टॉपिक हम समाप्त करेंगे, और आपको रिवीजन करके आना है कल, क्योंकि स्टार्ट होगा प्रैक्टिस, और आपको जम के दोनों टॉपिक देख लेनी है, ताकि प्रैक्टिस हमारी चलेगी 200 से 300 क्वेश्चन पे, यानी हम कम से कम 8 से 10 टॉपिक प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में आपका संख्या पद्धति में कोई क्वेश्चन ना छूटे। और प्रैक्टिस होगा सुपर टेट लेवल के एग्ज़ाम का,
टेट, सुपर टेट, सी टेट यानी छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के सभी एग्ज़ाम का, एनटीपीसी खासकर और फिर रेलवे के सभी एग्ज़ामों से और नेकपाल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे संबंधित प्रैक्टिस सेट सबको मिक्सअप चलेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो मित्र आपको पता होना चाहिए 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2, ये फार्मूला लगता है। तो 1 से 74 तक हम पहले निकालेंगे। तो 1 से 74 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग जब निकालेंगे तो आपको पता है n की वैल्यू 74 है, ठीक है, क्योंकि 1 से चल रहा है तो हम n की वैल्यू 74 लेने भी हम बता रहे हैं क्यों हम 74 तक निकाले हैं। तो हम n की वैल्यू कितना लिखेंगे, क्योंकि 75 से 97 तक निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, 1 से 74 तक हम निकालेंगे, फिर 1 से हम 97 तक निकालेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे तो बीच वाला हमको 75 से 97 के बीच में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। समझ गए ना मित्र। देखो 1 से लेकर 74 तक हम निकाल लिए, फिर 1 से लेकर एक हम बड़ी वैल्यू निकालेंगे 1 से 97 तक। तो हमको बड़ी में से छोटी वैल्यू निकाल देंगे जब, तो हमको 75 और 97 की वैल्यू मिल जाएगी बीच का योग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इसी में हम सब कुछ समझा देना चाहते हैं आपको। तो 1 से 74 तक में कितनी संख्या है, 74। तो इसी में हम 74 n की जगह 74 रखेंगे। 74 ये बाहर हो गया, फिर अंदर 74 + 1/2 हो गया। तो ये 74 बाहर और 74 1 75 हो गया, यहाँ बटे 2 हो गया। तो यहाँ से आपको मिला 2775, यहाँ से आपको मिल गया। आगे जब इसी को आप सॉल्व करेंगे और 1 से लेकर अब की बार हम 97 तक निकाल रहे हैं। देखिए 1 से 74 तक हम निकालें, फिर 1 से हम 97 तक निकालेंगे। तो n की वैल्यू हम 97 रखेंगे, फिर 97 + 1 ये इसमें, फिर बटे 2 करेंगे। तो यहाँ से 97 आया, 97 + 1 98 बटे 2। इसको जब आप गुणा करके 2 से काट देंगे तो आपको मिलेगा 4753। 4753 में से 2775 जब आप घटा देंगे, ये देखिए 75 + 76 ये बीच वाली, यानी ये इसकी वैल्यू अगर आप निकालना है 75 से लेकर 97 के बीच की जो टोटल नंबर्स आप जो वैल्यू होगा वो निकालेंगे। तो आपको क्या करना होगा, बड़ी वाली में से छोटी घटाएंगे, यानी 4753 में से आप निकाल देंगे 2775। तो कितना आपको मिल जाएगा 1978, और 1978 यही यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1978 यही होगा क्या, 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। यानी 75 से आप काउंट करेंगे, 75 के बाद 76 आता है, 77 78 और 97 तक जो आप गिनेंगे तो आपको कितना योग टोटल मिलेगा 1978। देखिए ये मैंने कैसे किया, ये अब छोटे में समझाता हूँ ये चीज़ कि मैंने 1 से 74 तक क्यों निकाला, फिर 1 से 97 तक। जैसे मैं पूछूं कि आपको निकालना है 2 से लेकर 6 तक के बीच का योग, यानी 2 से 6 तक के बीच का योग कितना आता है। आप अभी कहेंगे कि भैया 2 कर दीजिए, +3 कर दीजिए, +4 कर दीजिए, +5 कर दीजिए, +6। मैं 2 से नहीं कर रहा हूँ, मैं चलो कर रहा हूँ 4 से। 4 से 6 के बीच का आपको योग निकालना है। तो आप कहेंगे क्या करना है मित्र, 1 मिनट सही से समझा देता हूँ। 4 और 6 के बीच, जैसे यहाँ 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, मैं कह रहा हूँ 4 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पे आपको कम संख्या दी गई है, आप जोड़ भी सकते हैं। कैसे, 4 + 5 + 6। अब इनका जब योग आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा मित्र, आपको मिलेगा 5 4 9 और 9 6 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिलेगा इनकी योग 15 हो गया। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ कि मैं भैया पहले 1 से 3 तक निकालता हूँ, तो 1 से 3 तक अगर मैं निकालूँ तो 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, यही मैंने किया है 1 से 74 तक निकाल के। सेम समझिएगा। तो 1 2 3 मैंने जोड़ा तो कितना मिला, 3 2 5 1 6 मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 से 9 तक निकालूंगा। ठीक है, 1 से 9 तक निकालूंगा मुझे अगर बीच का लेना है तो, यानी 1 मैं बढ़ा के लूँगा। ठीक है, तभी तो मैं बीच का पाऊँगा। तो 1 से 9 तक जब मैं निकालूंगा तो आप 1 से लेकर 9 तक जोड़ दीजिए, और जब उसमें से आप 6 घटा देंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। यानी आप समझ गए मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन था कि आप सबसे उसके आगे तक एक स्टेप चले जाइए, फिर उसके पहले तक एक स्टेप। लेकिन यहाँ पे 97 तक पूछ रहा था तो मैं 97 तक लिया था। पहले मैंने 1 से 74 तक लिया, फिर मैंने 1 से 97 तक लिया। ठीक है, तो 97 उसमें काउंट हो जाएगा लास्ट वाले में, फिर उसी में से हम घटा देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा बड़ी वैल्यू से छोटी। तो आज की टॉपिक यहीं तक। कल टॉपिक हमारी प्रैक्टिस पर आएगी, जम की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। और एक क्लास डिस्क्रिप्टिव थी हमारी और होगी, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद होगी। जो चीज़ें छूटी रहेंगी उनको हम कवर करेंगे, यानी हम लोग कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लास कंप्लीट होगी मैथ की। सभी को नमस्कार, धन्यवाद मित्र। और प्रैक्टिस सेट कम से कम 5 से 7 10 टॉपिक में चलेगा, ताकि सब कुछ कवर हो जाए। और 2 से 3 से 4 5 महीने में, 4 महीने में रेगुलर आप बने रहिए। 4 महीने में हम पूरा मैथ एकदम कंप्लीट तरीके से
ख़त्म करेंगे और हर दिन रेगुलर एक एक टॉपिक आएगी। मैथ के बाद आपको रीजनिंग की मिलेगी तुरंत। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन रीजनिंग की भी एक टॉपिक बनाएं, साथ में जीएस की भी कुछ इंपॉर्टेंट साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें आपको देते रहेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे। एनटीपीसी और आरआरबी से संबंधित जितने एग्ज़ाम हैं प्लस लेखपाल, और फिर इधर सीटेट वालों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उनसे भी संबंधित ये टॉपिक चलेंगी। सीटेट, यूपी टेट तथा सुपर टेट वालों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि भैया आपको पता होगा गणित अगर किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा है तो ये नहीं है कि आपको एनटीपीसी में 2 × 2 = 4 आपने लगाया है, और वही चीज़ सुपर टेट, टेट और सीटेट में 2 × 2 आप 8 लगाना आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि गणित सभी एग्ज़ाम के लिए एक होता है, बस केवल यही होता है कि किसी का पैटर्न थोड़ा हाई होता है, किसी में संख्या पद्धति अगर आ रहा है, संख्या पद्धति सब में पूछी जाती है, किसी का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड होता है, मतलब बड़ा होता है, किसी में चीज़ें थोड़ा घुमा फिरा के यानी बड़े लेवल पे आती हैं, किसी में छोटे लेवल पर। लेकिन हम अपनी ये टॉपिक शुरू किए हैं तो इसमें हम सब लेवल को लेकर चलेंगे, यानी छोटे से लेकर बड़े तक कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों से कहूँगा, यह टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्लास चल रही है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है गणित, संपूर्ण गणित। यहाँ पे आपको संपूर्ण गणित पढ़ने को मिलेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो मित्र आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मैं और भी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके दे सकूँ। धन्यवाद मित्र, सभी को नमस्कार, बाय बाय।